हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल के बारे में। दोस्तों, मानव भूगोल 12वीं क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है इकाई 1 का, आज इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और इस चैप्टर को हमने एक सामान्य रूप से यानी कि सरलीकरण करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। चलो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल, सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए कि मानव भूगोल कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल की परिभाषा को लेकर के। और मानव भूगोल की आपने जो परिभाषाएं पढ़ी हैं उनमें हमने सबसे सरल परिभाषा आप लोगों के लिए रखी है और देखते हैं इसकी सबसे सरल परिभाषा क्या होने वाली है। तो मानव भूगोल एक्चुअल में है क्या? मानव एवं पर्यावरण के मध्य, मानव एवं पर्यावरण के मध्य के अंतर संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल एक्चुअल में है क्या? तो ये एक सामान्य सी परिभाषा है जो मैंने आप लोगों के लिए प्रस्तुत की है। देखते हैं आपको यहां कितना समझ में आया है। यहां दो बड़े शब्दों को मैंने इंडिकेट किया है। पहला शब्द है आपका मानव और दूसरा है पर्यावरण। तो यहां पे दो जो शब्द हैं, ह्यूमन और इकोलॉजी, या हम बोलते हैं एनवायरमेंट, ईवीएस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो लोगों या दो समुदायों के बीच का जो अंतर संबंध है और इस प्रकार से पर्यावरण किस प्रकार से मानव को प्रभावित करता है और मानव किस प्रकार से पर्यावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहां पर मानव का पर्यावरण के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है और पर्यावरण का मानव के ऊपर क्या प्रभाव है। अब आपको पता है प्रभाव कई प्रकार के हो सकते हैं, तो मैं आपको पहले दो प्रभाव बता दूं। एक सकारात्मक हो सकता है और एक नकारात्मक हो सकता है। सकारात्मकता में हम ये बात कर सकते हैं कि मनुष्य का जीवन विदाउट पर्यावरण के संभव नहीं है, एक बात तो ये। दूसरा नकारात्मक प्रभाव यह है कि अगर पर्यावरण नहीं भी होगा तो मानव जीवन संभव हो सकता है। तो दोनों विचारधाराएं हैं। अब इस बात को लेकर के हम लंबे अरसे तक जब पढ़े, भूगोल विषय में जब इसको हम पढ़ते आए, तो हमारे पास में कुछ विचारक जो आइडियोलॉजिस्ट हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कुछ प्रकृति की बातें बताई और उन्होंने हमारे को कब तक क्या पढ़ाया तो मैं आपको बताता हूं। हमारी ये अवधारणा 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी तक, 20वीं सदी तक हम जो थे वो एक विचारधारा से प्रभावित थे। और ये विचारधारा यूनानी जो दार्शनिक या यूनानी भूगोलवेता थे, यूनानी भूगोलवेता, उनके द्वारा हमें, यूनानी भूगोलवेताओं के द्वारा हमें एक बात समझाई गई। और उसमें क्या कहा गया, उसमें हमें एक जो मुख्य बात थी वो ये कही गई। देखिएगा क्या कहा गया, मानव का जीवन पर्यावरण, जिसे हम आगे चल करके प्रकृति शब्द भी यूज कर सकते हैं, पर्यावरण, मानव का जीवन पर्यावरण के बिना संभव नहीं है। पर्यावरण के बिना क्या नहीं है मेरे भाई, संभव नहीं है। एक बात तो आप ये देखेंगे, ठीक है, एक बात तो आप ये देखेंगे। ये बात इन्होंने बताई। दूसरा इन्होंने क्या कहा, प्रकृति पूर्ण रूप से मनुष्य पर हावी है। पूर्ण रूप से मनुष्य पर क्या है, हावी है। दूसरा इन्होंने कहा, मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है।
हम इस विचारधारा को मानते आए और हम ये पढ़ते आए और ये विचारधारा 18, 19 और 20वीं शताब्दी तक हमारे सामने बनी रही। ठीक है, अब आगे चल करके इसमें क्या परिवर्तन आने वाला है, कुछ अपवाद के विषय, कुछ इसमें डाउट आए और वो डाउट कहां से स्टार्ट होते हैं, तो ये 1950 के दशक के आसपास यहां पर एक डाउट आता है और एक क्वेश्चन मार्क लगता है, एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या लगता है? प्रश्न मार्क जो है 1950 के आसपास के जो दशक की हम बात कर रहे हैं, वहां पर एक प्रश्न मार्क लगता है और वो क्या लगता है? प्रकृति व मनुष्य, प्रकृति व मनुष्य दोनों आपस में अलग हो सकते हैं, दोनों आपस में अलग हो सकते हैं। इसकी जो डिपेंडेंसी है, इसकी जो निर्भरता है वो अलग हो सकती है। आप जो अब से पहले में ये पढ़ा रहे थे कि विदाउट पर्यावरण के या विदाउट प्रकृति के मानव का जीवन संभव नहीं है, वहां पर इन्होंने यहां पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि ऐसा नहीं है, आप इसके बिना भी जीवन जी सकते हैं। तो यहां पे आते आते कुछ विचारधाराओं का जन्म होता है और ये विचारधाराओं के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर एक विचारधारा बनी और यहां से ही इस टॉपिक को हमने सरलीकरण किया है। देखिएगा हमारी जो विचारधारा बनी वो क्या विचारधारा बनी, देखिएगा यहां पर 3 प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की विचारधाराएं। विचारधारा नंबर 1, सबसे पहले विचारधारा आती है हमारे कौन सी वाली, जिसे हम जानेंगे निश्चयवाद। कौन सी विचारधारा आती है हमारे पास में? निश्चयवाद अवधारणा आती है। दूसरी जो अवधारणा हमारे पास में आती है वो आती है संभववाद। दूसरी जो विचारधारा हमारे सामने आती है वो कौन सी आती है? वो आती है हमारे संभववाद। दूसरी विचारधारा हमारे आती है संभववाद और तीसरी जो विचारधारा थी वो थी हमारे नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद। ठीक है, दूसरी विचारधारा संभववाद, तीसरी विचारधारा नव निश्चयवाद। थोड़ा सा हम अंग्रेजी में इसका रूपांतरण देख लेते हैं। इसको तो बोलेंगे हम डिटरमिनिज्म, इसको बोलने वाले हम संभववाद, पॉसिबिलिज्म, और इसको बोलने वाले हैं नियो डिटरमिनिज्म। ठीक है, चलो इसके कुछ अन्य नाम भी है। इसको निश्चयवाद भी कहते हैं, नियतिवाद भी, इसको हम उपनाम जैसे हम इसका लिखें तो मैं आपको लिखना चाहूंगा यहां पे, इसको हम कह सकते हैं नियतिवाद भी हम कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? नीतिवाद भी हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नीतिवाद भी इसको कह सकते हैं। संभववाद, पॉसिबिलिज्म, और एक हो गया आपके नवनिश्चयवाद। इसको हम एक और नाम से मैं आपको बताने वाला हूं, इसको गो एंड स्टॉप, रुको और जाओ, रुको एवं जाओ के नाम से भी इसको जानते हैं। रुको और जाओ के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम एक और नाम से जानेंगे संभावनावाद में, नव संभावनावाद। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है और नव निश्चयवाद क्या होता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम एक चीज को यहां पे मैं आपको केवल शब्दों के इंडिकेटर करवाऊंगा, आगे फुल डिटेल में अगले पीपीटी में पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहां पे निश्चयवाद में मनुष्य और पर्यावरण के मध्य, मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य का जो संबंध था वो क्या था? इसमें मनुष्य पर्यावरण पर क्या था? निर्भर था। इसमें मनुष्य पर्यावरण पर क्या था? निर्भर था। यही था निश्चयवाद, क्योंकि मनुष्य कुछ नहीं है किसके बिना? प्रकृति और पर्यावरण के बिना। ठीक है, अब यहां पे संभववाद में बात करें तो संभववाद में क्या पढ़ेंगे हम? संभववाद में हम वापस आते हैं, मनुष्य को लेते हैं
और एक हम पर्यावरण या हम प्रकृति लिख सकते हैं, ठीक है, प्रकृति हम पढ़ लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया कि संभव नहीं है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो निर्भरता है वो जरूरी नहीं है, मानव चाहे तो बदल सकता है, और यहां ये जरूरी नहीं है, तो मानव को यहां पे बदलाव का कारण स्वीकार किया गया और माना गया कि मनुष्य जैसे चाहे वैसे बना सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, एक छोटा सा उदाहरण है, और उदाहरण है जैसे पर्वतीय भागों में रहने वाले जो लोग हैं वो सीढ़ीदार खेती को अपना करके वहां अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो पर्वतों पर लोगों ने जीवन की संभावनाएं तलाशी हैं, जीवन की पॉसिबिलिटी को उन्होंने समझा है। तो यह सीढ़ीदार खेती करके मानव ने क्या कर लिया है, प्रकृति पर विजय पा ली है। तो यही क्या था, संभववाद था, यही क्या था, संभववाद था। नवनिश्चयवाद इसके बाद की अवधारणा है, और इस अवधारणा में क्या हुआ है, इस अवधारणा में सामान्य सी मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। इसमें दोनों अवधारणा वाली, कौन कौन सी अवधारणा, निश्चयवाद व संभववाद, निश्चयवाद और संभववाद। निश्चयवाद और संभववाद के मध्य जो संतुलन स्थापित करे, जो संतुलन स्थापित करे, मध्य का जो संतुलन विकसित करे, वही क्या होगा, नवनिश्चयवाद। इन्होंने कहा कि प्रकृति भी जरूरी है, मनुष्य भी जरूरी है, और इन दोनों के बीच में अगर तालमेल है तो मनुष्य और इस प्रकृति का जो भविष्य है वो ठीक है। वरना संसाधनों का अगर आपने अनुकूलतम अगर प्रयोग नहीं किया है तो आने वाले समय में संसाधन एक सीमा तक है, उनका समापन हो जाएगा। तो इसलिए मानव का जीवन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने जो है क्या कहा है कि दोनों के मध्य जो संतुलन है वही क्या है, नवनिश्चयवाद है। चलो मैं अगले पेज में लेके चलता हूं आपको। इसके बाद में हमने जो पहला बनाया था यहां पे, वो बनाया था हमने निश्चयवाद। निश्चयवाद ये जो विचारधारा है, निश्चयवाद की जो विचारधारा है, इसका जन्म कहां हुआ है, एक कॉलम तुम ये बना लेते हैं। दूसरा है संभववाद, दूसरा हमारे क्या है भाई, संभववाद है। हालांकि एक और बन गया था बाद में, प्रसंभावनावाद, OH के स्पेट के द्वारा दिया गया था, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, और यह हो जाएगा आपका नवनिश्चयवाद। चलो हम इन सभी के ऊपर एक एक बार से चर्चा करते हैं। निश्चयवाद, चलो जी। इस विचारधारा का जन्म जिस देश में हुआ उस देश का नाम है, जिस देश में इस विचारधारा का जन्म हुआ, ये आइडियोलॉजी जो है वो जर्मन विचारधारा है। जर्मनी की विचारधारा, जर्मन विचारधारा है ये, और जर्मनी के कुछ महत्वपूर्ण विचारकों में से यहां पे एक व्यक्ति का नाम, एक विद्वान का नाम है, यहां पर हम लिखेंगे रेटजेल। ये विचारधारा किसकी है, रेटजेल की है। और इस रेटजेल को हमने और भी कहीं पढ़ा है, इसको राजनीतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, और इसे मानव भूगोल का भी क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध रही है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो यहां पे ये वाली जो पुस्तक और ये जो रेटजेल है, इस रेटजेल ने ही ये अवधारणा डेवलप की थी, कौन सी वाली, निश्चयवाद की। और ये जर्मन विचारधारा है, और जर्मन विचारधारा में इनके जो समर्थन में आए हैं, इनके जो समर्थन थे, ठीक है, वो कौन कौन थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम्बोल्ट का अगर आपने नाम सुना है, हम्बोल्ट ने इस विचारधारा का समर्थन किया। हम्बोल्ट के अलावा इमैनुअल कांट या कांट, इमैनुअल कांट जो है इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं। रेटजेल हो गए, और एक दो विचारक और हैं, हम्बोल्ट, कांट और, ठीक है। इसके बाद में मैंने ये तो बता ही दिया था कि यहां प्रकृति मनुष्य पर पूर्ण रूप से हावी है। प्रकृति
मनुष्य पर पूर्ण रूप से हावी है। इसमें तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। संभववाद की जो विचारधारा है ये फ्रांस से चली है, ये फ्रांसीसी विचारधारा है। ये विचारधारा कहां से आई है? ये फ्रांसीसी आइडियोलॉजी है, ठीक है। ये फ्रांसीसी विचारधारा है। इस संभववाद शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले जिस विद्वान के द्वारा किया गया था, आपने नाम सुनाओ, लुसियन फेब्रे के द्वारा। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था लुसियन फेब्रे के द्वारा इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। इस शब्द का, संभववाद शब्द के जो प्रयोग करता है वो कौन है? लुसियन फेब्रे है। ये भी एक फ्रांसीसी विचारक है। और इसका जो जनक है, फादर, इस शब्दावली का और इस परिभाषा का जो जनक है वो होंगे आपके कौन? विडोल डी ला ब्लास। ये इस विचारधारा के क्या होंगे? जनक होंगे, ठीक है। और इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके जो समर्थक में कौन कौन से लोग आए थे, इसके समर्थन में मुख्यतः, या हम यहाँ पे बात करें कि और कौन से यहाँ के जो जर्मन फ्रांसीसी विचारधारा के जो समर्थक रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रांसीसी विचारधारा में इनका जो समर्थन करने वाले थे कुछ अमेरिकन्स भी थे, जैसे कार्ल सावर और हंटिंगटन। ये कुछ विचारक थे जो इसका समर्थन करने के लिए आए थे। और ठीक है, इसके बाद में अगली जो विचारधारा, और इस विचारधारा में क्या था? मानव प्रकृति पर विजय पा सकता है। अगर मानव प्रकृति पर क्या पा सकता है? विजय पा सकता है। दूसरा था नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद में हम क्या पढ़ेंगे? देखिएगा, ये जो विचारधारा है इसका अगर शुभारंभ की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन विचारधारा है। इस विचारधारा का जन्म जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और इसके जो जनक हैं वो हैं टेलर। टेलर महोदय ने इस शब्द को गढ़ा और इस शब्द के बारे में कहा कि प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो तालमेल है वो क्या है? नवनिश्चयवाद। तो इस विचारधारा में, इस आइडियोलॉजी में क्या था? मनुष्य व प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, प्रकृति के मध्य सामंजस्य क्या करना होगा? स्थापित करना होगा। यही क्या विचारधारा थी? नवनिश्चयवाद। इसे गो एंड स्टॉप, इसे हम गो एंड स्टॉप डिटरमिनिज्म की अवधारणा के रूप से भी जानते हैं, रुको और जाओ की अवधारणा के रूप में भी इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन का सरलीकरण करने का प्रयास किया है। एक और विचारक है कुमारी सैमुअल, जो अमेरिकन विचारधारा है, उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा बन जाती है और उसकी परिभाषा इस मानव भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। कुमारी सैमुअल, ठीक है। इनकी विचारधारा या इनकी जो परिभाषा रही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य प्रकृति की उपज है। मनुष्य प्रकृति की क्या है? प्रकृति की उपज है। मनुष्य प्रकृति की क्या है? उपज है। हालांकि इसमें बहुत अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है कुमारी सैमुअल की, जो मनुष्य प्रकृति की उपज है। ठीक है, ये अमेरिकन विचारधारा थी और ये अमेरिकन विचारधारा के क्या रहे हैं? विचारक रहे हैं। चलो विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम यहीं तक चर्चा करते हैं। कैसी रही क्लास? अगली क्लास में फिर हम मुलाकात करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।